हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भौतिक विज्ञान में अगला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यांत्रिकी या फिर मैकेनिक्स। तो इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं, जैसे बल हो गया, कार्य हो गया, एनर्जी हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, संयानता हो गया। इस तरह के टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में रिपीटेड प्रश्न हमारे गलत ना हो और मैक्सिमम यही प्रश्न विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें और आपकी तैयारियाँ बेहतर चलती रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमको कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है? ऊर्जा का, या फिर कार्य का, या संवेग का, या फिर जड़त्व का? तो फ्रेंड, इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूटन का प्रथम नियम है फ्रेंड, जब कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक बाहर से कोई इफर्ट नहीं लगाया जाए, कोई बल नहीं लगाया जाए। तो इससे हमको जो मिलता है नियम, वो जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के प्रथम नियम से। ठीक है, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा नियम होता है फ्रेंड, जिसमें हमको बल का एक फार्मूला मिलता है। तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और दूसरे और तीसरे नियम को मिलाकर संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। तो 2-3 पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है आपके पास, न्यूटन का द्वितीय नियम, बी न्यूटन का प्रथम नियम, सी न्यूटन का तृतीय नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, तो न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया करती है। इसी पे आधारित होता है जितने भी रॉकेट इंजन है, रॉकेट विमान है, या फिर अंतरिक्ष यान है, या फिर जो मिसाइल्स हैं, वो न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया पर ही कार्य करती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। रॉकेट सिद्धांत किस पे काम करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पे। अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास ऑप्शंस हैं, न्यूटन, आर्किमिडीज, फैराडे, या फिर गैलीलियो ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा भी दी थी, साथ ही गति का नियम तो आपको पता हो गया। और न्यूटन की परिभाषा और गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो F बराबर होता है G गुणे द्रव्यमान का स्क्वायर बटे त्रिज्या। ठीक है, तो द्रव्यमान में 2 पार्ट्स होते हैं, एक पृथ्वी का और एक पिंड का। तो ये परिभाषा दिया था न्यूटन ने। ठीक है, अगला देखते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? वेग, जड़त्व, प्रतिक्रिया, या फिर संवेग? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया। ठीक है, तो प्रतिक्रिया की वजह से ही न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ही प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हमेशा होती है। तो उसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पत्थर को मारने पे पैर में चोट लगती है, क्योंकि बैक साइड उतनी ही फोर्स से हमको चोट लगती है या फिर रिएक्ट होता है, तो हमको चोट का फील होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? समतापी प्रक्रिया, समदाबी प्रक्रिया, सम आयतनिक प्रक्रिया, या फिर रुद्धोष्म प्रक्रिया? तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
तो आप जितने प्रक्रिया हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या होती है फ्रेंड कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। एक ऐसा मीडियम होता है, हम लोग एक ऐसा टूल बनाते हैं, एक यंत्र बनाते हैं, ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान न हो, तो वो रुद्धोष्म प्रक्रिया का पालन करेगी। और समताप प्रक्रिया में उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जो भी निकाय है उसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा बराबर ही रहेगा। और तीसरा है समदाबी प्रक्रिया, इसमें दाब समान रहता है, ठीक है। और डी है सम आयतनिक प्रक्रिया, इसमें आयतन समान होता है। तो जो टायर फटने की प्रक्रिया होती है फ्रेंड इतनी तेज़ी के साथ होती है, ठीक है, कि वहाँ पे जो ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, ठीक है। और ऊर्जा गैप के कारण ही इतनी तेज़ से आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो ऊर्जा को निकलने का, ऊर्जा को स्थानांतरण होने का समय ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। और ये एक ऊष्मारोधी परिवर्तन कह सकते हैं कि होता है, ठीक है। तो जो भी परिवर्तन होता है रुद्धोष्म परिवर्तन, वो बहुत तेज़ी से होने वाला परिवर्तन होता है, ठीक है। या फिर ये पूर्णतः ऊष्मा का जो कुचालक होता है उसकी उपस्थिति में वातावरण में होता है, ताकि ऊष्मा का जो आदान प्रदान हो रहा है उसका कोई प्रभाव न पड़े। अगला देखते हैं, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड ये टॉपिक, आप कह सकते हैं कि जो भी लीवर होते हैं, ठीक है, जो सिंपल मशीन होती हैं, ठीक है, सरल मशीन जो होती हैं उसके जो 3 क्लास के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास मशीन, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, इसमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल आपके सामने एक पहिए वाला जो ठेला होता है वो किसका उदाहरण है, प्रथम श्रेणी का या द्वितीय श्रेणी का या तृतीय श्रेणी का या फिर घिरनी का। तो फ्रेंड आप लोग को पता है कि ये एक पहिया ठेला होता है, एक तरफ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बल लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं। बीच में यहाँ पे हम कोई भी आप कह सकते हैं कि जो लोड होता है उसको लोड को रखते हैं, ठीक है। और यही इसके नीचे जो साइड होता है आप कह सकते हैं यहाँ किनारे साइड, ये इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, इसी से अटैच होता है ये लोड। और बीच में लोड रखते हैं और साइड में होता है फोर्स, जिसकी उसकी मुठिया होती है, हैंडल होता है, उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं। और बीच में एक कटोरा नुमा बना होता है, बॉक्स नुमा, तो वहाँ पे लोड रखते हैं। और उसके नीचे होता है जहाँ पे उसके पहिए वगैरह लगे होते हैं चलने के लिए, तो वो आपका फिक्स पॉइंट आलम्ब हो गया। तो इसमें जो लोड होता है वो बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। और द्वितीय श्रेणी का ये लीवर हो गया, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी के लीवर में क्या होता है कि लोड बीच में होता है, ठीक है। और प्रथम श्रेणी का जो लीवर होता है उसमें जो आलम्ब होता है, ठीक है, उसमें आलम्ब जो होता है वो होता है बीच में, ठीक है। जैसे कैंची हो गया, तो कैंची में फ्रेंड क्या होता है, ये आलम्ब आपका ये फिक्स वाला हो गया तो ये बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आलम्ब, फलक्रम इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसको भी फलक्रम कहते हैं, ये फोर्स है, ध्यान रखिएगा। और एक साइड हमारा इफर्ट होता है और एक साइड हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, आयास और बल। और जो तीसरे क्रम का लीवर होता है फ्रेंड, उसमें जो फोर्स होता है वो बीच में होता है, ठीक है, बीच में हम लोग बल लगाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल चिमटा आप ले सकते हैं, चिमटा के बीच में हम लोग बल लगाते हैं और यहाँ पे किनारे पे फिक्स होता है, ठीक है, इस तरह से चिमटा होता है, यहाँ पे हम कोई लोड लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये फिक्स होता है, बीच में हमारा हाथ यहाँ पे यूज करते हैं फोर्स लगाने के लिए। तो इसके लिए आप एक शॉर्ट में इंग्लिश में इसका एक ट्रिक भी आप कह सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसे फ्रॉग लेज एग्स, इसको आप याद कर सकते हैं कि फ्रॉग ले एग्स। फ्रॉग मतलब पहले वाले जो लीवर होगा प्रथम श्रेणी का, उसमें जो फलक्रम होगा, ठीक है, वो होगा बीच में। और दूसरे वाले में लोड, द्वितीय श्रेणी में लोड होगा बीच में। और तृतीय श्रेणी में इफर्ट जो होगा, जो प्रयास होगा, जो फोर्स होगा, वो बीच में होगा। तो फ्रॉग लेज एग, इसको आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। और उसी तरह से आप लोग एग्जाम्पल भी इसके याद कर लीजिएगा, कभी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है इससे प्रश्न। अगला है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है। तो आपको बताना है कि जो एक समान गति वाला जो पिंड है, जो कोई भी वस्तु है,
तो उसमें क्या है, वो उसको त्वरण लगाया जा सकता है या तुरंत चेंज हो सकता है, या फिर सेम वही त्वरण रहेगा, उसको बदल नहीं सकते, या फिर उसका वेग समान रहता है। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरित हो सकता है। ठीक है, कैसे त्वरित होगा, इसका एक एग्जाम्पल है फ्रेंड, जो हम सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है, उसमें आपको पता है हर पॉइंट पे इसका वेग बदलता रहता है। ठीक है, हर पॉइंट पे वेग बदलता है, जब वेग बदलता है तो इसका त्वरण भी बदलता है। ठीक है, तो वृत्तीय गति में पिंड का जो त्वरण होता है वो चेंज होता है, और बाकी एक समान गति में त्वरण चेंज नहीं होता अगर हम लोग रेखीय गति की बात करें तो। ठीक है, तो त्वरित हो सकता है किन केस में, वृत्तीय गति में। ठीक है, वृत्तीय गति में एक समान जो गति वाला पिंड होता है वो त्वरित हो सकता है, अन्य केसों में नहीं होगा। अगला है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम होता है। ठीक है, कब आपको कम महसूस होता है, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया समान गति का, और एक है नॉर्मल तेजी से। तो इसका जल्दी से आंसर टाइप करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब लिफ्ट होगा। ठीक है, ये लिस्ट लिखा है, टाइप मिसटाइप हो गया, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रही होगी। ठीक है, जब तेज़ी से नीचे आएगी तभी आपका वजन कम महसूस होगा। अगर उसकी गति एक समान होगी तो त्वरण में कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, और आपको लगेगा कि आपका वेट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे बड़े वाले झूले जो होते हैं उसमें ऊपर से झूला बहुत तेज़ी से नीचे आता है, इसलिए हमको लगता है कि हमारा कुछ वेट ही नहीं है। लेकिन लिफ्ट वगैरह में हमको ऐसा फील नहीं होता है, क्योंकि लिफ्ट में थोड़ा सा स्टार्ट होने के बाद एक समान गति आ जाती है। ठीक है, इसलिए तेज़ी से नीचे हुए आती हुई अगर कोई लिफ्ट है तो उसमें हमको अपना वजन कम महसूस होता है। निम्न में से कौन सा आभासी बल है। ठीक है, कौन सा आभासी बल है, ऑप्शन है आपके पास अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, या फिर अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। फ्रेंड, जो अपकेंद्रीय बल होता है वो आभासी बल होता है। ठीक है, क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति में रोटेट कर रही है, ठीक है, तो अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है। ठीक है, जो केंद्र होता है केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, मतलब ये बाहर की तरफ फोर्स से लगता है। एक आभासी फोर्स फील होता है, जो भी यहाँ पे वस्तु अगर मूव कर रही है तो उसको संतुलित करने के लिए एक बाहर से आभासी फोर्स होता है, और एक जो फोर्स लगता है वो केंद्र के द्वारा, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, वो अंदर की तरफ खींचे रहता है, और बाहर वाला जो फोर्स लगता है वो उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो एक आभासी बल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सा बल क्षयकारी बल होता है। ठीक है, ऑप्शन है गुरुत्व बल, बी घर्षण बल, सी चुंबकीय बल, डी वैद्युत बल। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल क्षयकारी बल होता है। ठीक है, अगला है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, तो इसका त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, या फिर शून्य हो जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। क्या कह रहा है फ्रेंड, जब एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है, ठीक है, दूरी उसकी सेम होगी, लेकिन उसका समय हो जाएगा वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, दुगना का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दुगना नहीं है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं जो स्पीड है इसकी, चाल, ठीक है, स्पीड सॉरी ये दूरी है, जो दूरी है वो डिपेंड कर रही है, क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पे चाल तो उतनी ही है, चाल क्या है, नियत है। ठीक है, और जो दूरी है वो भी नियत है, बस ये टाइम में चेंज हो रहा है। ठीक है, टी चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर यस के प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, प्रोपोर्शनल टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा,
अगर यहाँ पे के मान लेते हैं इसको, यस बराबर के टी स्क्वायर, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एस की जगह हम क्या रख दें फ्रेंड, वी टी रख देते हैं, ठीक है, जो वी टी हमको पता है, ठीक है, यहाँ पे वी टी रख देते हैं तो क्या होगा, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वी टी बराबर के, एक टी कैंसिल हो गया, के मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, के टी बराबर, ठीक है, के टी बराबर भी मिलेगा। तो फिर अगर के बराबर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो वी बाई टी आ गया, और वी बाई टी ही होता है त्वरण। तो त्वरण क्या होगा, शून्य, सॉरी, सेम होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, क्योंकि वही त्वरण है, कोई चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर दूरी बराबर होता है जो 4 गुणे समय, तो ये मान लीजिए कि शुरुआत वाली है, अगर इसका दूरी का यहाँ पे दे रहा है कि जो वेग है वो नियत रहेगा, दूरी भी नियत रहेगी, समय को दुगना हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद हम के मान लिए, के इसको जो कांस्टेंट है के मान लिए और इक्वल कर दिए। अब एस के बराबर वैल्यू वी टी भी है तो वी टी रख देंगे, तो जो टी की वैल्यू, के की वैल्यू आएगी वो वी बाई टी ही होगी, मतलब सेम जो त्वरण होगा उतना ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा या स्पर्श रेखी दिशा में चला जाएगा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड क्या होगा, जल्दी से टाइप करें। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ठीक है। तो चम्मच गिराएंगे तो जो उपग्रह की चाल होगी तो चम्मच भी उसी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होने लगेगा, ठीक है। जो उसका वेग होगा उसी वेग के अनुसार जो है कि वो भी गति करने लगेगा, ऐसा नहीं हो कि वो नीचे गिर जाएगा। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है, उत्क्षेप, भार, द्रव्यमान या फिर ए और बी दोनों। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, ठीक है। तो जब किसी पिंड को मान लीजिए, ब्लॉक ले लीजिए, अगर इसको हम पानी में डुबोते हैं तो फ्रेंड एक तो इसका भार काम करेगा यहाँ ऊपर से, और जब नीचे दबाएंगे तो ये पानी का जो उत्क्षेप होगा ये ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो पानी का जो प्रतिक्रिया बल होगा, जिसे उत्क्षेप कहा जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ काम करेगा, और सॉरी हाँ, और नीचे की तरफ भार काम कर रहा है, तो ए और बी इस पे दोनों काम करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। जो बॉल पेन हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली लिखने के लिए, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, श्यानता पे, बायल के नियम पे, गुरुत्वीय बल पे या फिर पृष्ठीय तनाव पे। जल्दी से अपना आंसर कमेंट में टाइप करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। जल्दी से बताएं, ये बॉल पेन की बात हो रही है न कि फाउंटेन पेन की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल। तो फ्रेंड जो भी हम पेन से लिख रहे हैं इस समय, बॉल पेन से, इसमें आप लोगों को पता है कि जो इसका नीव होता है पेन का, इसमें एक गोल सा बेयरिंग टाइप होता है, बॉल लगा होता है, ठीक है। और यहाँ से जो स्याही होती है थोड़ी गाढ़ी होती है, ऐसा भी नहीं एकदम लिक्विड होता है कि तुरंत बह जाएगा। तो ये अगर ये स्याही आ रही है गाढ़ी वाली फ्रेंड, इसमें भरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोटेट करता है, जब हम लिखते हैं तो ये मूव करेगा, मूव करेगा तो इसके साथ जो स्याही होती है वो चिपक के आ जाती है। और ये जो मूविंग होता है ये गुरुत्व बल के कारण ही होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आना गुरुत्व बल का सिद्धांत है। तो गुरुत्व बल के कारण ही बॉल पेन का जो बॉल पेन होती है वो चलती है पेज वगैरह पे। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, कोष्कीय घटना के कारण, संसंजक बल के कारण, पित्त तनाव के कारण या फिर श्यानता के कारण। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केशकित्व की घटना जो होती है फ्रेंड, उसकी वजह से लैंप में जो बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर की तरफ जाता है। फिलहाल आजकल बहुत कम यूज होता है लालटेन वगैरह का, तो उसमें जो घटना होती है वो
कैसी तत्व की घटना होती है, कैसी तत्व की। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही फ्रेंड्स को भी अपने शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दाबमापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर बढ़ने लगता है, पारे का स्तर घटने लगता है, पारे का स्तर अपरिवर्तित रहता है, या फिर बेल जार फट जाता है। ठीक है, ये बेल जार है, मान लीजिए इसमें एक दाब मापी रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर बेल जार की हवा को धीरे धीरे निकालते हैं तो क्या होगा? तो फ्रेंड, इसमें जो पारे का स्तर होगा, ठीक है, ये इसमें वो घटने लगेगा। ठीक है, जैसे हवा घटाएंगे पारे का स्तर घटने लगेगा। गैस गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है। ऑप्शन है आपके पास, ये 10वीं दिया है फ्रेंड, ये गलत है। सुई जो होता है वो जो गुब्बारा होता है उसके साथ ज़्यादा अधिक क्रियाशील होता है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, यह सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। ठीक है, अब इस थोड़ा मिस्टाइप हो गया इसमें, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, गैस सुई के साथ, और सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, और सी ऑप्शन है नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, और डी है नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। अब कैसे डालती हैं, ये हमको जो फॉर्मूला पता है आप लोगों को, दाब बराबर क्या होता है सबको पता होगा हमारे हिसाब से। दाब बराबर, दाब का परिभाषा क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये बल लग गया, ये नीचे क्षेत्रफल हो गया। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि सुई ये हो गई पतली सी, और नाखून हो गया ये चौड़ा सा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कम है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ क्षेत्रफल की वैल्यू कम रहेगी तो दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। देख सकते हैं कि ये जितना कम रहेगा ये उतना ही दाब इसका अधिक लगेगा। अगर ये ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब कम लगेगा, इसलिए सुई ज़्यादा दाब डालेगी और गुब्बारा आसानी से फट जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, पदार्थ घनत्व और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल का घनत्व, 4 डिग्री पर जल का घनत्व और पदार्थ घनत्व, पदार्थ घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। सापेक्ष गुरुत्व किसका अनुपात होता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ घनत्व और जल के घनत्व का जो अनुपात होता है वो सापेक्ष गुरुत्व का फॉर्मूला बनाता है। अगला है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? ठीक है, वजन की बात हो रही है, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, ए और बी दोनों, और डी आयतन। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कैसे दोनों होगा? जो वजन है, वेट होता है, वेट का फार्मूला आप लोग को पता है, एम इंटू जी। ठीक है, भार बराबर ये है द्रव्यमान गुणे त्वरण कह सकते हैं। ठीक है, त्वरण कह लीजिए या फिर गुरुत्वीय त्वरण कह लीजिए, जो कह लीजिए, तो ये भार का फॉर्मेशन है। ठीक है, द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, इसको ध्यान रखिए। ये भार में परिवर्तन होता है। जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा पे जाने पे हमारे भार का 1/6 भाग रह जाएगा, तो भार का होगा फ्रेंड, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, तो भाग 1/6 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो भार भी 1/6 कम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें भार जो होगा, वजन होगा, वो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों का प्रतिक्रिया फलस्वरूप मिलेगा। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा?
लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, लकड़ी के भार से अधिक या फिर शून्य। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा? लकड़ी के भार के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस किए थे ए जो बल होगा, लकड़ी का जो टुकड़ा है, ये जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना ही ये उत्क्षेप बल भी लगाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, और ये उतना ही पानी विस्थापित करेगा और उतना ही बल भी लगेगा। अगला प्रश्न है, जब पानी जम जाता है तो घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है या फिर शून्य हो जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से आंसर टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। पानी को जब ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री तक तापमान पहुंचने पर इसका आयतन घटता है। आप लोग को पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान जब होता है तो आयतन क्या होता है? घट जाता है। और इस तापमान पर जल अपने घनत्व के अधिकतम मान पर होता है। ठीक है, आयतन घटता है तो घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि घनत्व का डेंसिटी बराबर क्या होता है? m/v, यही सूत्र होता है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर द्रव्यमान 4 डिग्री पे कम है, सॉरी आयतन कम है, तो डेंसिटी क्या होगा? वहाँ पे मैक्सिमम होगा। और जैसे ही तापमान कम होगा तो क्या होगा? द्रव्यमान घट जाएगा और आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? घर्षण बल, केंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या फिर गुरुत्व बल? जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये फ्रेंड। इसका सही आंसर क्या होगा? ABCD जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, यही बल जो आभासी बल होता है फ्रेंड, जब वृत्तीय गति होती है तो ये हमेशा बाहर की तरफ काम करता है। ठीक है, बाहर की तरफ काम करेगा, और यही बाहर जब काम करता है तो क्रीम अलग होते जाता है। ठीक है, ऐसे बाहर निकलता जाता है। अगला देखते हैं, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तब जल जग के बाहर गिरने लगता है, जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर कम हो जाता है, जल का स्तर नियत रहता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड, और अक्सर पूछा ही जाता है इसको घुमा फिरा के। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल का स्तर नियत रहता है। तो फ्रेंड हम अभी डिस्कस किए हैं कि जो जल होगा, जितना अगर उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो जितना उसका आयतन होगा उसी के बराबर वो पानी विस्थापित करेगा। ठीक है, तो जो बर्फ़ का टुकड़ा पानी में पड़ा है, अगर यही टुकड़ा ये मान लीजिए पड़ा हुआ है, तो ये अपने आयतन के बराबर पहले ही पानी विस्थापित कर चुका है। ठीक है, तो जब ये गल भी जाएगा तो अपना आयतन ही तो घेरेगा, ये अधिक थोड़ा घेरेगा। जितना आयतन होगा उतना ही घेरेगा। जब उतना ही घेरेगा तो इसका लेवल क्या होगा? नियत रहेगा। साधारण मशीन जो होती है, सिंपल मशीन, वो क्या कर सकती है? बल को बढ़ा नहीं सकती, चाल को बढ़ा नहीं सकती, कार्य को बढ़ा नहीं सकती, अनुप्रयुक्त बल की दिशा में को बदल नहीं सकती। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो सिंपल मशीन होती है, जो साधारण मशीन है, इसमें कौन सा सही है? तो फ्रेंड इसका डी ऑप्शन सही है, अनुप्रयुक्त बल की दिशा को बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो जो साधारण मशीन होती है फ्रेंड, उन सभी जो युक्तियाँ होती हैं जिसको चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग करना पड़ता होता है। ठीक है, सिंपल मशीन का जैसे हम लोग एग्जांपल देखें, कैंची वगैरह। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या फ़ायदा कर सकते हैं कि ये बल को नहीं बढ़ाती है, बल बल्कि हमारा कम लगता है, चाल को भी नहीं बढ़ाती है, कार्य भी हमारा कम हो जाता है, लेकिन जो अनुपयुक्त बल होता है उसकी दिशा को बदल नहीं सकती, क्योंकि एकल बल होता है तो ये उसी डायरेक्शन में काम करेगा जिस डायरेक्शन में हमको ज़रूरत होगी, तो ये नियत डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, इसलिए दिशा ये बदल नहीं सकता। चावल का पकना कठिन होता है। पर्वत के शिखर पर
समुद्र तल पर, खदान के नीचे या फिर कहीं भी एक जैसा। कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं फ्रेंड, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत के शिखर पर। पर्वत के शिखर पर चावल पकाना कठिन है। क्यों कठिन है? कि जैसे ही अगर हम समुद्र तल के ऊपर जाते हैं फ्रेंड, तो जो दाब होता है, वायुमंडलीय दबाव होता है, वो कम होने लगता है। ठीक है, दाब क्या होता है? कम होने लगता है। ठीक, और जब दाब कम होगा, इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर पानी का 100 बॉइलिंग पॉइंट है तो वो कम हो जाएगा फ्रेंड। मतलब ये घट के 70 पे आ जाएगा, 80 पे भी आ सकता है, 50 पे भी आ सकता है। जैसे दबाव कम होगा वैसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। ये कम हो जाएगा तो मान लीजिए जो चावल हम 100 डिग्री पे पका रहे हैं वो 70 डिग्री पे कैसे पकेगा? वो तो अध पका रहेगा ना। तो उसको 100 डिग्री तक पकाने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, कठिन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए जैसे ही ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होगा, और जिस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो भी कम हो जाता है। और कम होने की वजह से तापमान, कम तापमान पे ही जल उबलने लगता है और चावल पकने में क्या होता है? कठिनाई होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये आज का पार्ट रहा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे इस तरह की पीडीएफ के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी प्रसारित होती हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।